बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। माधवी राजेश सिंधिया का निधन हुआ है। दुखद खबर सामने आई है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें, दिल्ली में पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बड़ी दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। माधवी राजेश सिंधिया का निधन हुआ है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें, दिल्ली में पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज जारी था और आज उनका निधन हो गया। एक दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया का निधन हो गया है। दिल्ली में करीब 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ब्यूरो हेड ब्रजेश राजपूत जी लाइव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। जी रितु, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनकी माताजी माधवी राजेश सिंधिया पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। तकरीबन 50 दिन से वो एम्स में भर्ती थी। कुछ दिनों पहले उनकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी और सर्जरी के बाद उम्मीद की जा रही थी उनकी हालत सुधरेगी, मगर सर्जरी के बाद लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांसें ली। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी, जो नेपाल राज घराने से इनका संबंध था, जो नेपाल का राज घराना है राणा राजवंश, वहाँ से ये संबंध रखती थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया से इनकी शादी हुई थी और शादी के पहले इनका नाम किरण राज लक्ष्मी था और नेपाल राज घराने की बेटी थी हैं। और वो फिर जब माधवराव सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी हैं, उनका रिश्ता इनसे तय हुआ था और शादी के बाद तब से लगातार भारत में ही थी और लंबे समय से सक्रिय तो नहीं थी। अपने पति की मौत के बाद से तकरीबन सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखती थी, मगर जो ग्वालियर के लोग हैं अब भी याद करते हैं। उनकी ये राजमाता कहलाती थी और सार्वजनिक प्रोग्राम में पहले जब तक माधवराव सिंधिया से खूब सक्रिय रहती थी, बार बार दिखती भी थी। और लोग इनकी शादी की बात भी करते हैं कि किस तरीके से जब इनकी शादी हुई थी 8 मई 1966 को, तब शादी से कैसे स्पेशल ट्रेन गई थी ग्वालियर से दिल्ली। तो लोग अपनी इन राजमाता को, माधवी राजेश सिंधिया को बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत सम्मान से याद करते हैं। तो निश्चित ही पूरे ग्वालियर के लोगों के लिए ये दुख की घड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है सिंधिया परिवार के लिए भी, इसके साथ ही ग्वालियर क्षेत्र के लिए भी। ब्रजेश जी। हाँ बिल्कुल, ये लंबे समय से शादी के बाद से लगातार यही थी और माधवराव सिंधिया बहुत लोकप्रिय नेता थे ग्वालियर के। और उसके बाद अच्छा, तो इनकी एक बेटी है चित्रांगदा, जो कश्मीर राजघराने के परिवार में ब्याही हुई हैं। वो भी यहाँ दिल्ली पहुंच गई हैं और बीच में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब इनकी तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी, उस दिन गुना चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। तो उस दिन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सारे प्रोग्राम अपने रद्द करके गुना की सभा के बाद पहुंचे थे दिल्ली। उनको तब लगा था कि माता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उस दरमियान ये गए थे, मगर उसके बाद से लगातार हालत नाजुक थी, सुधर ही नहीं पा रही थी। और फिर काफ़ी कोशिश की गई और मगर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। और हालांकि ये भी तय था कि उस जो राजघराना है, जहां सिंधिया परिवार की छतरियां हैं, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है राजघराने के लोगों का, तो वहां काफ़ी पहले से ही वहां पर ये तैयारियां चल रही थी, क्योंकि परिवार के लोगों को मालूम था कि हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, सुधर नहीं पा रही है। तो वहाँ अंतिम संस्कार की कैसे किया जाना है, क्या होना है, उस सब की तैयारियां पिछले 1 हफ्ते से चली रही थी। यानी घर के परिवार के लोगों को मालूम था कि अब शायद ये जो राजमाता है माधवी राजेश सिंधिया बच नहीं पाएंगी। तो अब आने वाला प्रोग्राम क्या होगा, कल या परसों इनका जिस तरीके से अंतिम संस्कार होगा उसका कार्यक्रम हो जाएगा। मगर ये तो तय है कि ग्वालियर के जो राजघराना है, वहाँ जो छत्तियां हैं सिंधिया की, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद एक खबर आ जाएगी कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ किया जाएगा। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर हम माधवी राजेश सिंधिया के बारे में और ज़्यादा जानना चाहें, कहा जाता है कि नेपाल की मूलतः वो रहने वाली बताई जाती हैं, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएँ ब्रजेश जी।
देखिए, ये जो ग्वालियर का सिंधिया राज घराना है, जो माधवराव सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया की माताजी थी जो विजया राजे सिंधिया, जिनको राजमाता सिंधिया कहा जाता है, जो जनसंघ, बीजेपी और कांग्रेस में भी सक्रिय हैं, वो खुद नेपाल की थी। तो वो चाहती थी कि उनके बेटे का ब्याह भी नेपाल से ही हो, तो इसे उन्होंने अपनी बहू भी नेपाल की ढूंढी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी शादी के पहले माधवराव सिंधिया ने कभी माधवी राजे सिंधिया को देखा नहीं था। उनकी जिद जरूर थी अपनी माँ से कि मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जिसको देखूंगा, मगर उनको देखने नहीं दिया गया। माँ पे भरोसा किया उन्होंने, और आखिर में राज परिवार नेपाल राज घराने से उनकी शादी हुई। और वहाँ की ये राजकुमारी थी जो राणा राजवंश है नेपाल का, राणा राजवंश से संबंध रखती थी, और उस शादी के पहले इनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। तो जो उषा किरण पैलेस है, तो उससे भी इनका संबंध है, जो ग्वालियर में जो हेरिटेज होटल है सिंधिया परिवार का, उषा किरण पैलेस। तो ये जो किरण नाम है उन्हीं का दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये जो इनका शादी के बाद नाम बदला और माधवी राजे सिंधिया किया गया। और माधवराव सिंधिया से इनकी शादी हुई थी। शादी के किस्से लोग अभी भी याद करते हैं। ग्वालियर से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी कि जिसको भी जाना है शादी में जा सकता है। तो काफी सारे लोग शादी में गए। तो देखिए, इसी मई महीने में उनकी 1966 में शादी भी हुई। तो ग्वालियर के लोग बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से अपनी दोनों राजमाताओं को याद करते हैं। विजया राजे सिंधिया तो राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रही। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी, वो जनसंघ से चुनाव लड़ी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ी। और उनके बेटे जो माधव सिंधिया थे, उन्होंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और एक बार जनसंघ चुनाव लड़ा था। तो और जब इमरजेंसी लगी तो उस दरमियान भी माधवराव सिंधिया इमरजेंसी में जिस तरीके से धरपकड़ की जा रही जनसंघ के नेताओं को की, तो उस दरमियान ही वो नेपाल यानी कि अपनी ससुराल चले गए। तो वहाँ भी उन्होंने काफी वक्त बिताया। उस इमरजेंसी जब हटी उसके बाद वो यहाँ लौटे, और फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो माधवी राजे सिंधिया के बहुत सारे किस्से ग्वालियर के लोगों को याद हैं, और जिस पुराने लोगों को टटोलो तो बहुत प्यार और बहुत सम्मान से याद करता है। मगर जिस तरीके से उनकी लंबी हालत बिगड़ती आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि राजमाता रहेंगी नहीं। तो आज सुबह दुखद समाचार आ ही गया, और उन्होंने सुबह एम्स में दम तोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और सीधे रुक करेंगे ग्वालियर का। सिंधिया महल के बाहर से हमारे संवाददाता अनिल गौर जुड़ गए हैं। अनिल, एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, बेहद दुखद खबर है ग्वालियर के लिए, सिंधिया परिवार के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज दुखद खबर है, क्योंकि सिंधिया परिवार की राजमाता आज चल बसी हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, और ये भी देखा गया था कि जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे गुना और शिवपुरी में, तब बीच बीच में भी उनकी तबीयत खराब हुई और वेंटिलेटर पे भी गई लगातार। और एक दिन जब वो कैंपेन कर रहे तो वो छोड़ के पूरा परिवार भी दिल्ली गया था। तो लंबे समय से भी बीमार चल रही थी, और यही कारण है कि आज उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और बताया जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल उनका जो पार्थिव शरीर है वह ग्वालियर लाया जाएगा महल में, और यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, हमने देखा है, देखिए ग्वालियर की जनता, उस क्षेत्र की जनता जिस तरह से सिंधिया परिवार को चाहती है, जिस तरह से प्रेम है क्षेत्र की जनता का सिंधिया परिवार के प्रति, कह सकते हैं कि ग्वालियर क्षेत्र में आज दुख की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल सही है कि आज पूरे ग्वालियर नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल में दुख की लहर है, क्योंकि सिंधिया परिवार यानी महल से हर कोई व्यक्ति जुड़ा है। उनके समर्थक की संख्या काफ़ी अधिक है। यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों की संख्या काफ़ी अधिक है, और यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति महल से जुड़ा है। और आज उसके लिए एक दुख भरी एक जो खबर है वो अभी आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो बीमार चल रही थी, और इसी दौरान बीच बीच में भी काफ़ी उनकी स्थिति क्रिटिकल होती गई, वेंटिलेटर पर लगातार वो रखी हुई थी, और यही कारण है कि आज इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल अनिल, हमने चुनावी प्रचार के दौरान भी देखा था, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी प्रचार कर रहे थे, काफ़ी गंभीर हालत राजमाता सिंधिया की बताई जा रही थी, और यही वजह है कि प्रचार के दौरान भी कई बार दिल्ली भी पहुंचे केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल हाँ, ये जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के प्रचार प्रसार गुना और शिवपुरी में कर रहे थे, तो उस दौरान भी उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी,
वेंटिलेटर पर रखी हुई थी, लगातार उनकी तबीयत में मतलब सुधार नहीं हो रहा था। यही कारण है कि एक दिन जब क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो उसके बाद पूरा परिवार सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे पूरे कैंपेन को छोड़कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जब वहां पर बताया जा रहा है कि एक बीच में एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन हालात बस 2-1 दिन बाद फिर बिगड़ने लगे और यही कारण है कि उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले लगभग 5-6 साल से सिंधिया जी की मां लगातार दिल्ली में रह रही थी, उनके साथ थी, क्योंकि उनका ग्वालियर में आना जाना बेहद कम हो गया था और कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो उस दौरान जब वो आती थी, लेकिन ज्यादा ग्वालियर में उनका 5-6 साल से दौरा नहीं रहा है और यही कारण है कि दिल्ली में रहती थी, उनकी तबीयत खराब थी। जी बिल्कुल अनिल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ग्वालियर राजघराने की राजमाता का निधन हो गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी दुखद खबर ग्वालियर से सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4.25% वोटिंग घटी है। इस बार कुल 66.87% मतदान हुआ। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 79.83% मतदान हुआ तो रीवा में सबसे कम वोटिंग हुई। 49.42% मतदान रीवा में हुआ। विदिशा, गुना और राजगढ़ को छोड़कर 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत घटा है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर वाली सीटों पर अच्छा मतदान देखने को मिला, लेकिन 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4.25% वोटिंग घटी है। इस बार अगर कुल 29 सीटों की बात करें तो 29 सीटों पर कुल मिलाकर 66.87% वोटिंग हुई, जो 2019 में 71.12% थी। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 79.83% मतदान छिंदवाड़ा में हुआ तो सबसे कम वोटिंग मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट पर देखने को मिली है। रीवा में 49.42% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा जहां छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई तो सबसे कम रीवा में वोटिंग हुई है इस बार 2024 में। और विदिशा, गुना और राजगढ़ को छोड़कर 26 सीटों पर वोटिंग घटी है। बता दें, कांग्रेस बीजेपी की कड़ी टक्कर जिन सीटों पर थी उन सीटों पर मतदान अच्छे हुए, लेकिन बाकी की सीटों पर मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। 4% के आसपास मतदान प्रतिशत घटा है और 2019 के मुकाबले 2024 में कम मतदान हुआ। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। श्याम सिंह तोमर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, लगातार हमने देखा कई तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन जो रिजल्ट रहे, जो प्रतिशत रहा वोटिंग का, जहां कड़े मुकाबले थे वहां तो वोटिंग प्रतिशत बेहतर रहा, लेकिन बाकी की 26 सीटों पर 4% के आसपास मतदान प्रतिशत घटा है। बिल्कुल ठीक कहा रितु आपने। इसकी वजह जो हम विश्लेषकों से जानते हैं, जो राजनीतिक जानकारों से जानते हैं, समीक्षकों से जानते हैं, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर कैंडिडेट जहां जहां खड़े हुए भाजपा की ओर से, वहां लोगों का मनोबल भी कमज़ोर पड़ा। लोगों ने ये जाके मतदान करना ज़रूरी नहीं समझा, ये सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जिन सीटों पर कड़ी टक्कर रही, चाहे राजगढ़ सीट हो, विदिशा हो, गुना हो, यहाँ पर जो पूर्व सीएम थे विदिशा से उन्होंने चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्री और दिग्विजय सिंह जिन्होंने राजगढ़ से चुनाव लड़ा, इन सीटों पर मतदाताओं में जागरूकता देखी गई। लेकिन क्या वजह रही कि शहरी इलाकों में हमने कई जगह पे देखा है कि जहाँ इन 3 सीटों के अलावा शहरी इलाकों में कम वोटिंग हुई है, तो वहीं आदिवासी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज फिर भी बेहतर था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमको लगातार यही तस्वीर, जब हमने भी कवरेज में लोगों तक पहुंचे, अंचल में पहुंचे, आंचलिक इलाकों में पहुंचे, ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, तो वहां हमें उत्साह दिखाई दिया। लोग लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए और वहीं शहरी जो बूथ थे वो बिल्कुल खाड़ी पड़े हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं आम लोग जो है ये उनको सोचना होगा। बिल्कुल, अब इसके रिजल्ट क्या होंगे देखना होगा। श्याम जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बता दें, प्रदेश भर में 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़े के चलते 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और आखिरकार अब नर्सिंग
नर्सिंग छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। उन छात्र छात्राओं के लिए ये अच्छी खबर है। आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षाओं में और प्रदेश भर में 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़ा जिसके चलते 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और अब नर्सिंग छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। संवाददाता दुर्गेश जबलपुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, लंबे समय से इंतजार था नर्सिंग छात्रों का कि आखिर परीक्षाएं कब होंगी और वो इंतजार आज खत्म हुआ। बिल्कुल, देखिए आज का दिन नर्सिंग छात्रों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, क्योंकि 2020-21 में जिस बच्चे ने नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लिया था और ये सोचकर लिया था कि 2024 तक वो किसी न किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगेगा, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और ये हमारे सिस्टम का फेल्यूर है कि 3 साल बाद वो अपने पहले ईयर की परीक्षा देने आज जा रहा है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आई हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आया था उसका नतीजा, उसका खामियाजा उन हजारों छात्रों को भुगतना पड़ा जिन्होंने नर्सिंग कोर्सेज में अपना नर्सिंग कोर्सेज कर अपने भविष्य संवारने का सपना देखा था। आज जिस केंद्र में मैं मौजूद हूँ तस्वीरें दिखाऊंगा, हालांकि अब सन्नाटा हो पसर गया है यहाँ पर, क्योंकि अंदर जो है तमाम परीक्षार्थी जो है एग्जाम दे रहे हैं। सुरक्षा की नज़र से यहाँ पे गार्ड्स तैनात किए गए हैं। बाहर आप रोल नंबर्स की लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के हर एक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हूँ जबलपुर का इकलौता परीक्षा केंद्र है। ये एक बड़ा हॉल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पर 985 बच्चे आज इस परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 1 घंटे पहले जब हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी चहलकदमी थी बच्चों की, क्योंकि और खुशी थी उनके चेहरे पर कि कम से कम उन्हें 3 साल बाद एग्जाम देने का मौका तो मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात नर्सिंग कोर्सेज के लिए बन गए थे उससे तो बहुत सारे बच्चों ने अपना भविष्य छोड़ ही दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फाइनली अब उन्हें मौका मिल गया है कि आज वो परीक्षा देने आए हैं। उनके तमाम एग्जाम होंगे और फिर उसके बाद उन्हें साल भर के अंदर अंदर उनके हाथ में डिग्री होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह का एग्जाम फर्जीवाड़ा सामने आया था उसमें प्राइवेट कॉलेजों ने तो अपनी मनमानी की, सरकारी अधिकारियों ने अपनी मनमानी की, लेकिन उसका खामियाजा जो है उन हजारों छात्रों को भुगतना पड़ा जिन्होंने नर्सिंग बिल्कुल और आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बिल्कुल दुर्गेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे छात्र और आखिरकार आज इंतजार खत्म हुआ। इधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन अभी 3 चरणों के चुनाव देश भर में बाकी हैं। सभी दिग्गज नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं और अब तक मोहन यादव उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पार्टी के लिए जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। अब आज सीएम उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां वो रोड शो कर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आज भी दिल्ली में ही रुक सकते हैं। सीएम मोहन यादव के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में ही हैं। 70 साल कांग्रेस आया, कांग्रेस वाले ने लगा। तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रचार करते मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे ज्यादा 197 सभाएं, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में 142 जनसभाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री। इसके साथ ही आपको बता दें 55 रथ सभाएं और 56 से अधिक रोड शो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए और सीएम मोहन यादव सभी 29 लोकसभा सीटों पर भी पहुंचे। 22 प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 185 विधानसभा सीटों को भी कवर किया और 22 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही दिग्गजों को बीजेपी ने अपने अगले टास्क पर लगा दिया। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा को दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों की चुनावी कमान सौंपी गई है। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है, जब तीसरे चरण के चुनाव के बाद बड़े नेताओं की तैनाती दूसरे प्रदेशों में कर दी गई थी। दिग्गजों की सियासी चहलकदमी पर दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथे चरण की चुनाव समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश से चुनावी शोरगुल पूरी तरह थम गया। अब जब प्रदेश में चुनावी शोरगुल थमा है तो बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं का सदुपयोग करना चाहती है। लिहाजा बाकी के बचे 3 चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की तैनाती अन्य प्रदेशों में कर दी है। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, ये वो 3 बड़े नाम हैं जो अन्य प्रदेशों में चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने इन पर अपना दारोमदार जताते हुए पार्टी के लिए हुंकार भरने की कमान सौंपी है।
आपको बता दें, बीजेपी के आला कमान ने सीएम मोहन यादव को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में कई चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में मोहन यादव ने खूब हुंकार भरी है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में वो काम करने में जुटे हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। यूपी में यादवों की आबादी 11% है, जो सत्ता का दशा और दिशा बखूबी तय करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत वोट बड़ा मायने रखती है। ऐसे में सीएम मोहन यादव को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय को साधने के लिए चुनाव प्रचार करवाया है। अगर मोहन यादव के उत्तर प्रदेश दौरे की बात करें तो फरवरी के बाद सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। मोहन यादव के उत्तर प्रदेश दौरे के कैलेंडर पर अगर नजर डालें तो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। 3 मार्च को लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा। 3 मई को बदायूं संबल लोकसभा सीट पर प्रचार। मैनपुरी से लेकर बदायूं संबल तक मोहन यादव सपा परिवार पर जमकर बरसे है। यही नहीं, इससे पहले सीएम मोहन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनकी तैनाती दिल्ली में की गई है, जहां वो जनसभा, महिला सम्मेलन और दलित सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यूपी के हमीरपुर में मुख्यमंत्री के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, तीसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अपने सभी दिग्गज नेताओं को ओडिशा भेज दिया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को प्रवास पर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं का ओडिशा दौरे को लेकर संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने बताया कि ओडिशा से जहां से डिमांड आ रही है, वहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेताओं के प्रवास पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि सियासी गणित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने सामान्य स्वार्थ के लिए गठबंधन किया है, उनकी नीतियां, नेतृत्व, विचारधारा, दिशा कुछ भी एक समान नहीं है। उन्होंने खुद को जेल जाने से रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया है। केजरीवाल भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं। समान स्वार्थों के लिए जुड़ने वाले वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया, उनका गठबंधन है। इनकी नीति, इनका नेतृत्व, इनके विचार, इनकी दिशा, इनकी दृष्टि कुछ भी एक नहीं है। केवल जेल जाने से बचने के लिए गठबंधन बना है। केजरीवाल जी करप्शन बाल हो गए हैं और जेल में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता सच जानती है और इंडी गठबंधन को दिल्ली और पूरे देश से साफ करने वाली है। मोदी जी फिर से अब की बार 400 पार करके भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और खबर अब इंदौर से। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पर एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दी है। 2022 में भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज किया था। प्रिंसिपल इनाम उर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हिंदू विरोधी किताब पढ़ाने का आरोप लगा था। एबीवीपी ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया था। फरहद खान द्वारा लिखी किताब की गई थी पेश, तो कोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया है। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पर एफआईआर का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दी है। 2022 में भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अब एफआईआर खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक अलग अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री गोविंद सिंह बस स्टैंड के अनाउंसमेंट रूम में बैठकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यात्री तैयार रहें, बस आने वाली है। मंत्री गोविंद सिंह सागर में नए बस स्टैंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यात्री तैयार रहें, उनकी बस लगने वाली है। भंडार सागर वाले भी तैयार रहें, कोई असुविधा हो तो पूछताछ के अंदर बात करें। नए बस स्टैंड पर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेंद्र जैन की तरफ से सभी का स्वागत है। बंधन है अभिनंदन।
कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर का अलग अंदाज दिखाई दिया। घर आई नन्ही परी का दादी कृष्णा गौर ने गीत गाकर स्वागत किया। खुशी में जमकर थिरकते परिवार के लोग नजर आए। तो कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर जिनका ये अलग अंदाज सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। घर आई नन्ही परी का दादी कृष्णा गौर ने गीत गाकर स्वागत किया।